तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। बच्चों, मैं आपका के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं पर डे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं और कुछ दिन बाद मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या सीखना है, यहाँ पर हमें क्या क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में सीखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। मतलब कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे? फिर उसके बाद हम जो है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख, ठीक है। तो लेकिन अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के पहले हम क्या करेंगे? हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के कुछ नियम पढ़ेंगे। मतलब अगर हमें अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है तो हमेशा हम जो है प्रकाशीय परावर्तन के नियम का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पर जो है हम प्रकाश की किरणों से संबंधित, मतलब आपतित और परावर्तित प्रकाश किरणों से संबंधित कुछ नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है उसे किरण आरेख खींचना आसान हो जाता है। अगर हम प्रकाशीय परावर्तन के नियम को फॉलो करते हैं तो एक जटिल प्रक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार आपतन और परावर्तन कोण को मापना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इसलिए जो है हम यहाँ पर अवतल दर्पण के परावर्तन से संबंधित कुछ विशेष नियम है, मतलब कुछ विशेष आपतित और परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, उन्हीं के बारे में जब अध्ययन कर लेते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है तो अवतल दर्पण वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे MM', फिर उसके वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होकर जाने वाली एक रेखा खींचते हैं जिसे कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। फिर क्या करते हैं? हम एक वस्तु लेते हैं। क्या करते हैं? एक वस्तु लेते हैं। उस वस्तु को अवतल दर्पण के सामने हम भिन्न भिन्न स्थितियों में रखते हैं। वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में जो है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। फिर इन प्रतिबिंबों का हम किरण आरेख खींचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु को रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? दर्पण वस्तु को जो है अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में रखते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, एक ही वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर भिन्न भिन्न स्थितियों में रखे हैं और इन स्थितियों में जो है इनके प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे, जो कि इस अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। फिर हम बताएंगे कि अवतल दर्पण इनका किस प्रकार का या किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत समीप रखते हैं। कहां रखते हैं? वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत समीप रखते हैं। जब वस्तु को अवतल दर्पण के समीप रखा जाता है, अवतल दर्पण क्या करता है? इस वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। अब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं और जब अवलोकन करते हैं तब हम पाते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है? सीधा है। क्या है? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। मतलब प्रतिबिंब क्या है? आभासी और सीधा है तथा वस्तु से क्या है? बड़ा है। वस्तु से क्या है? बड़ा है। मतलब जब वस्तु को अवतल दर्पण के समीप रखा जाता है तो अवतल दर्पण उस वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। किंतु जब वस्तु को अवतल दर्पण से दूर भिन्न भिन्न स्थितियों में रखते हैं तो अवतल दर्पण वस्तु का जो है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब उसको दूर रखते हैं तो क्या होता है? वो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जब अवतल दर्पण से दूर वस्तु की स्थिति को बदलते हैं तो हम पाते हैं कि अवतल दर्पण इस वस्तु का उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और विभिन्न आकृतियों का बनाता है। मतलब कि जो भिन्न भिन्न स्थितियों में दूर रखी वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, किंतु उसकी आकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। जब वस्तु दर्पण से दूर और उसके नजदीक होता है, दर्पण से दूर और उसके नजदीक जैसे स्थिति 2 में होता है, तो जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मतलब वास्तविक बनता है और वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। किंतु जब वस्तु को दूर ले जाते हैं, वस्तु को क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। तो वस्तु को जैसे जैसे क्या करते हैं? हम अवतल दर्पण से दूर ले जाते हैं
वैसे वैसे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, वैसे वैसे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, मतलब वस्तु को जैसे जैसे हम दूर ले जाएं, मतलब स्थित 2 में रखे, स्थित 2 जो कि दर्पण से दूर है, जब स्थित 2 में रखा तो दर्पण ने क्या किया, दर्पण ने इस वस्तु का उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया, उल्टा और वस्तु से बड़ा मतलब वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया। अब हम क्या करते हैं, वस्तु को धीरे धीरे दूर ले जाते हैं, और वस्तु को हम जैसे धीरे धीरे दूर ले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार घटता जाता है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, घटता जाता है। और जैसे ही स्थिति 3 में पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, स्थिति 3 में पहुंचते हैं, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है। अब फिर जब वस्तु क्या करते हैं, दूर और दूर ले जाते हैं, तो अब जो है, अब प्रतिबिंब का आकार मतलब अब वास्तविक प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे दूर ले जाते हैं प्रतिबिंब का आकार घटता जाता है, और एक दूरी ऐसी आती है, उसके बाद अगर हम वस्तु को ले जाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, बिंदुवत हो जाता है, जैसे कि ये स्थिति, और उससे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत। मतलब इस प्रकार जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखते हैं तो अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, और यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिबिंब का आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है, जो कि वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में हमें प्राप्त होता है। तो अब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले इन्हीं प्रतिबिंबों को हम किरण आरेख खींचेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख खींचने के लिए हम जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में, तो अब हम सीखते हैं आगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि अवतल दर्पण किसके, अवतल दर्पण बहुत बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला नियम क्या है कि अवतल दर्पण किसके, अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं एम डैश, और ये क्या हुआ इसका मुख्य अक्ष जो कि सी और केसों पर जाता है, और एफ इसके बीचों बीच में होता है। पहला नियम क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है ये इसका P हुआ, ये इसका F हुआ, इससे दोगुनी दूरी पर C हुआ। दूसरा नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, कहां से, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश किरण, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम यह है। अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये 3 नियम है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के ये 3 नियम है। पहला क्या, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा क्या है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। ठीक, तो अब सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना। सबसे पहले हम यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति को चिन्हित करेंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को
अवतल दर्पण के सामने वस्तु की विभिन्न स्थितियों को चिन्हित करेंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु की 6 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं? अवतल दर्पण के सामने वस्तु की 6 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां? 6 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या चिन्हित करेंगे? सबसे पहले हम चिन्हित करेंगे अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थितियां। सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण के सामने वस्तु की कितनी स्थितियां संभव हैं और किसके संदर्भ में ये स्थितियां बांटी गई। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं एम डैश। क्या बनाते हैं? एम डैश। फिर उसका मुख्य अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं? उसका मुख्य अक्ष। ठीक है, जो कि उसके ध्रुव पी, ठीक है, और वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है। अब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जो है अनंत और पी के बीच कहीं भी रख सकते हैं। अनंत और पी के बीच कहीं रख सकते हैं। तो अब अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थितियों को हम अनंत और ध्रुव के बीच 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 6 भागों में। किसके रिस्पेक्ट में? सी और एफ के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? सी और एफ के रिस्पेक्ट में। पहली स्थिति कौन सी होगी? वस्तु की पहली स्थिति कौन सी होगी? एफ और पी के बीच में। एफ और किसके? एफ और पी के बीच में, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी गई हो। दूसरी स्थिति कौन सी होगी? एफ पर। कहां पर? एफ पर, मतलब जब वस्तु को कहां रखा गया है? मुख्य फोकस एफ पर। ठीक है। तीसरा, एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में तीसरी स्थिति वस्तु की कौन सी बनेगी? एफ और सी के बीच में, मतलब जो वस्तु को मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा गया होगा। चौथी स्थिति कहां बनेगी? वक्रता केंद्र सी पर। कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र सी पर। और पांचवी स्थिति कहां बनेगी? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। किसके बीच में? अनंत के बीच में। छठवीं स्थिति कहां बनेगी? अनंत पर। मतलब अवतल दर्पण के सामने वस्तु की ये 6 स्थितियां संभव हैं। मतलब अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थितियों को हमने 6 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है? 6 भागों में। किसके रिस्पेक्ट में? सी, एफ और पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। पहली स्थिति क्या होगी? जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, मतलब दर्पण के अत्यंत समीप हो। दूसरी क्या होगी? जब वस्तु को एफ पर रखा गया हो। कहां पर रखा गया हो? एफ पर रखा गया हो। तीसरी स्थिति कहां होगी? जब वस्तु जो है वस्तु को एफ और सी के बीच में रखा गया हो, मतलब जब पहली स्थिति एफ और पी के बीच में, दूसरी स्थिति मतलब बीच में, मतलब कहीं भी एफ और पी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति एफ पर, तीसरी स्थिति सी और एफ के बीच में कहीं भी, सी और एफ के बीच में कहीं भी। तीसरी स्थिति कौन है? सी और एफ के बीच में कहीं भी। चौथी स्थिति सी पर। पांचवी स्थिति सी और अनंत के बीच कहीं भी। छठवीं स्थिति कहां पर? अनंत पर। ये हमारी तीसरी स्थिति, ये चौथी, ये पांचवी और ये कौन सी स्थिति है? छठवीं स्थिति। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की 6 स्थितियां होती हैं। अब इन 6 स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब का हम क्या खींचेंगे? किरण आरेख खींचेंगे। यहाँ पर हम बारी बारी इनका किरण आरेख खींचेंगे। फिर किरण आरेख के द्वारा हम ये बताएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है, कि वस्तु से बड़ा है, कि वस्तु से छोटा है, कि वस्तु के बराबर है, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। इस प्रकार जो है किरण आरेख किसके लिए खींचा जाता है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। चलिए, तो अब इन 6 स्थितियों का हम बारी बारी से किरण आरेख खींचते हैं। सबसे पहले हम किस स्थिति का खींचेंगे? सबसे पहले हम इस स्थिति का खींचेंगे, मतलब जो वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। मतलब हम उल्टा चलेंगे, यहां से अनंत से शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर। पहली स्थिति कौन सी है? जब वस्तु, सॉरी, छठवीं स्थिति शुरू करते हैं। कहां से? छठवीं स्थिति से। जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ध्यान देना एक बात और यहां पर
कि जब वस्तु अनंत पर होती है, देखो अनंत मतलब ये नहीं कि वस्तु दिखे ही ना, अनंत मतलब कह सकते हो बहुत अधिक दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर, ठीक है। जैसे सूर्य, सूर्य को हम अनंत पर मान सकते हैं, कहां मान सकते हैं, अनंत पर मान सकते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होगा, कहां पर बनेगा, ठीक है, इसके बारे में पता लगाएंगे। कैसे, किरण आरेख खींचकर। तो हम इसे किरण आरेख खींचते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण, एम डैश, फिर मुख्य अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष, क्योंकि पी और सी से होकर गुजरेगी। चलिए, अब जब वस्तु सपोज कर लीजिए कहां पर है, अनंत पर, कहां पर, इसके बाद की दूरी में क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे। मान लीजिए वस्तु है ये, ठीक है, ये अनंत पर है, कहां पर है, अनंत पर। अब जब वस्तु को अनंत पर रखा गया होता है, तो जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर ली जाती है, एक दूसरे के समांतर, मतलब अनंत स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब उन समांतर प्रकाश की किरणों को हम दर्पण पर दो प्रकार से टकरा सकते हैं, दर्पण पर दो प्रकार से टकरा सकते हैं, मतलब दो प्रकार से गिरा सकते हैं। एक तो वो कि जो प्रकाश किरणें खुद से समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के भी समांतर हो, तीसरी खुद के समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। तो हम यहाँ पर कौन सी स्थिति फॉलो करेंगे, हम वो स्थिति फॉलो करेंगे कि प्रकाश की किरणें खुद समांतर तो है ही और मुख्य अक्ष के भी समांतर हो। चलिए देखते हैं। तो वस्तु से प्रकाश किरणें चल रही हैं जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, आपस में समांतर होंगी लेकिन ये मुख्य अक्ष के भी समांतर है, ठीक है। ये कम से कम देखो यहाँ पर दो प्रकाश किरण लेना काफी है, मतलब दो प्रकाश किरण लेकर ही काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की स्थिति पता करना है, आकार ही पता करना है, तो यहाँ पर बहुत सारी किरणों को लेना आवश्यक नहीं है, केवल दो प्रकाश किरणों को हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये प्रकाश की किरणें अनंत रखी वस्तु से आ रही हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रखा गया होता है वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब यहाँ पर इनको हम मुख्य अक्ष के भी समांतर ले लिए, मतलब मुख्य अक्ष के भी समांतर होंगी। और हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इस प्रकार पहली प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वो भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इस प्रकार दोनों प्रकाश किरणें कहां पर मिलेंगी, दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, मुख्य फोकस पर मिलेंगी और एक पॉइंट में मिलेंगी, मतलब एक बिंदु में, मतलब जहां पर प्रतिबिंब होगा बिंदुवत होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदुवत होगा, मतलब वस्तु से बहुत छोटा होगा। और प्रतिबिंब कैसे होगा, उल्टा, कैसा होगा, उल्टा, मतलब वास्तविक। कहां होगा, वास्तविक, ठीक। अर्थात जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत होता है, मतलब वस्तु से बहुत छोटा होता है। और प्रतिबिंब उल्टा अर्थात वास्तविक होता है, ठीक। चलिए, अब दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, दूसरी स्थिति, मतलब जो हम लिखे थे अभी उसकी पांचवी स्थिति, वैसे लिखते हैं पांचवी स्थिति क्या थी, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत और सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच में स्थित। चलिए, एक और तो दर्पण लेते हैं, ये उसका मुख्य अक्ष है जो कि P और C से होकर जाता है, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक वस्तु रखते हैं अनंत, ये इसकी बात मानता हूं तो ये क्या है, अनंत है। अनंत और C के बीच में एक वस्तु को रखता हूं, ए बी, क्या रखता हूं, वस्तु ए बी, ठीक। अब देखिए, यहां पर हम प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए, आकार का पता लगाने के लिए केवल ऊपरी से मतलब ए का ही प्रतिबिंब बनाएंगे। किसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ए का प्रतिबिंब बनाएंगे। उसके बाद चूंकि यहां पर वस्तु क्या है,
वस्तु जो है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, इसलिए प्रतिबिंब भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत ही बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब हम प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के बाद इसका प्रतिबिंब जहां पर बनेगा ए का, वहां से लंब खींच देंगे, और जो लंब होगा वही लंब जो है वस्तु के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा। तो सर, तो इसका किरण आरेख खींचने के लिए केवल हम इसके बिंदु ए से, मतलब जो सिरा ए है, सिरे ए से, तो सिरे ए का प्रतिबिंब खींचते हैं, केवल इसका किरण आरेख खींचने के लिए केवल सिरे ए का प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पर कम से कम कितने किरण लेंगे, कम से कम 2 किरण, ठीक है। चलिए अब हम सिरे ए का प्रतिबिंब बनाना है। सिरे ए का प्रतिबिंब बनाने के लिए इससे 2 प्रकाश की किरणें लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण चाहिए, ठीक है। तो वो 2 प्रकाश की किरणें अपवर्तन के नियम, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रकाशित प्रवर्तन के नियम के अनुसार हो सकती हैं, ठीक है। पहला कौन सा लेंगे हम, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला कौन लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम क्या पढ़े हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से से होकर जाती है। इस प्रकार पहली प्रकाश किरण जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण कहां से लेंगे, वक्रता केंद्र सी से। कहां से लेंगे, वक्रता केंद्र सी से। क्या पढ़ा हमने कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश की किरणें, दूसरी आपतित प्रकाश किरण कौन होगी, दूसरी आपतित प्रकाश किरण वो होगी जो कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। और हमने क्या पढ़ा है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पहली परावर्तित प्रकाश किरण है और जो दूसरी परावर्तित प्रकाश किरण जो कि उसी मार्ग पर लौट जा रही है, दोनों कहां पर मिलती हैं, दोनों इस बिंदु पर मिलती हैं। और ये बिंदु क्या होगा, ए का प्रतिबिंब होगा, और इसको हम मान लेते हैं ए का प्रतिबिंब आई, ए का प्रतिबिंब आई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आई से मुख्य अक्ष पर खींच देंगे लंब आई आई डैश, क्या खींच देंगे, आई आई डैश। इस प्रकार आई आई डैश क्या होगा, वस्तु एबी का प्रतिबिंब होगा। तो चलिए आप देखते हैं कहां बना है, ये कैसे है। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बना, मतलब मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बना है। प्रतिबिंब उल्टा है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, मतलब वास्तविक है, ठीक है। और वस्तु से छोटा है, क्या है, वस्तु से छोटा, ठीक। मतलब जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा, सी के बीच में कहीं भी बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब वास्तविक होगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक। चलिए अब उसके बाद आते हैं चौथी स्थिति। कौन सी स्थिति, चौथी स्थिति के लिए किरण आगे खींचते हैं, 4th पोजीशन। जब वस्तु, चौथी नहीं सॉरी तीसरी है, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो वह अवतल दर्पण सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ठीक। इसका पृथक पृष्ठ क्या है, अवतल है। फिर एक मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये हमारा P हुआ, और इस पर एक बिंदु F लेंगे, और फिर यहां पर लेंगे C, मुख्य फोकस होगा, इस वक्रता केंद्र होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके सामने वक्रता केंद्र सी पर एक वस्तु रखेंगे, ठीक। यहां पर किरण आरेख बहुत सावधानी से खींचना है। वस्तु क्या रखी यहां पर हमने, ए बी, क्या रखा है हमने यहां पर, वस्तु ए बी रख दिया, ठीक। अब वस्तु के सिरे ए से 2 प्रकाश किरण चलती हैं। एक प्रकाश किरण जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और जब दर्पण से परावर्तित होती कहां होकर जाती है, कहां, जब ये दर्पण से परावर्तित होती है, मतलब ये पहली प्रकाश किरण जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये जब दर्पण से टकराती परावर्तन पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी,
मुख्य फोकस सेप से, और दूसरी प्रकाश किरण जो कि कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस सेप से होकर जाती है। परावर्तन पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हुआ, मुख्य क्या होता है, समांतर हो जाती है। इस प्रकार क्या हुआ, ये यहाँ पर दोनों परावर्तित प्रकाश किरण, पहली परावर्तित प्रकाश किरण ये, दूसरी परावर्तित प्रकाश किरण ये, दोनों यहाँ पर मिलती हैं, और ये क्या हुआ, ए का प्रतिबिंब आई, और उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यहाँ से लंब खींचेंगे तो ये लंब हमें कुछ यूं मिलता है, सी पर ही मिलेगा, सी पर ही। तो यहाँ पर जो हमने लंब खींचा है आई से, यहाँ पर आई आई डैश, ये हमें सी पर ही मिलता है। कहाँ पे मिलता है, सी पर। मतलब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आई आई डैश क्या है, आई आई डैश वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है और वस्तु के बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन जब सही संकीर्ण आरेख खींचेंगे तो ये क्या होगा, बराबर आएगा। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा और वस्तु की क्या होगा, बराबर होगा। मतलब वस्तु भी वक्रता केंद्र सी पर होगा, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर होगा, वस्तु भी वक्रता केंद्र सी पर होगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर होगा, दोनों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी दोनों का आकार क्या होगा, बराबर होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा है, मतलब ये वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं चौथी स्थिति। मतलब अगर हम कहें नीचे से माली बनेगी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें, जो है वो नीचे से माली थी जो है चौथी पोजीशन, और ये नीचे से माली तीसरी पोजीशन। कौन सी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। कौन है, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु सी, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस सेप के बीच में कहीं भी हो, के बीच में कहीं भी स्थित हो। ठीक है, चलिए सी वस्तु को रखा। अब इससे दो प्रकाश किरण चलेंगी, ये वस्तु क्या है, ए बी है, सी और के बीच में कहीं भी रख दिया। अब यहाँ पर दो प्रकाश किरण चलती है, पहली प्रकाश किरण कौन, ये है, पहली आपकी प्रकाश किरण ये है, ठीक है, जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। और प्रकाश के प्रवर्तन मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के नियमानुसार जो प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और प्रवर्तन पश्चात कहां जाएगी, सीधे मुख्य फोकस सेप से होकर जाएगी। और उसके बाद फिर दूसरी प्रकाश किरण क्या है, दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, यहाँ पर दूसरी प्रकाश किरण हम गुजारते हैं मुख्य फोकस एफ से, और जो मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है कहां जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार पहली आप प्रकाश किरण ये है और इसके संगत प्रवर्तित प्रकाश किरण ये, और दूसरी आपकी प्रकाश किरण ये है जो कि मुख्य फोकस सेप से होकर जाती है, और ये जब प्रवर्तित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है प्रवर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार दोनों प्रकाश किरण कहां पर मिलती हैं, बिंदु आई पर मिलती हैं, और बिंदु आई क्या हुआ, ए का प्रतिबिंब हुआ। अब आई से लंब क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष पर आई आई डैश। इस प्रकार आई आई डैश क्या होगा, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है, और प्रतिबिंब क्या है, उल्टा, उल्टा मतलब वास्तविक होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, मतलब होता है केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक, अब आते हैं दूसरी स्थिति, कौन सी पोजीशन, नीचे से दूसरी स्थिति। जब वस्तु कहां हो, मुख्य फोकस या पर स्थित हो। एक अवतल दर्पण बनाएंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य फोकस एफ हुआ, वक्रता केंद्र सी हुआ, मुख्य फोकस पर वस्तु रखा, एक प्रकाश किरण डालेंगे, वस्तु क्या रखा, ए भी रखा, वस्तु के सिरे ए से प्रकाश किरण कौन चलती है, ये जो कि ये चलती है पहली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, और प्रवर्तन पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस सेप से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जो कि क्या होती है, लंबवत टकराती है, इस पर क्या होती है, लंबवत टकराती है। ठीक है, और जब लंबवत टकराती है तो जो लंबवत टकराने का क्या होगा, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, और ये कहां से वक्रता केंद्र सी से होकर ऐसे सीधे निकल जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें
क्या होती हैं, आगे बढ़ाने पर कहीं मिलने वाली नहीं है। अब हम इनको मान लेते हैं जो कि दूसरे समांतर है, इसलिए हम मान लेते हैं कि कहां पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा बहुत बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बहुत बड़ा। और उल्टा देखिए नीचे देखो, प्रकाश कहां मिलेंगी, नीचे जा रही है ना, मतलब अनंत पर नीचे मिलेंगी, अनंत पर नीचे, मतलब नीचे अनंत पर मिलेंगी। और जो मतलब उल्टी होंगी, मतलब उल्टी मतलब वास्तविक ना, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। काम मान लेते हैं कहां बनेगा, अनंत पर बनेगी। ठीक है, तो जो वस्तु कहां पर रखी जाएगी, और दर्पण के सामने मुख्य फोकस एफ पर, जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर जितने प्रतिबिंब अभी तक हमने बताए हैं, ध्यान देना, सब सामने बन रहे हैं, पीछे कोई नहीं बन रहा। अब पीछे बनेगा लास्ट वाली स्थिति में। पहले स्थिति आते हैं, जब वस्तु कहां हो, F और P के बीच में, F और P के बीच में कहीं भी। चलिए और बनाते हैं। ठीक, ये F लिया और ये C लिया, वक्रता ज्यादा कम कर देता हूं इसका, तो त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर C हुआ और F हुआ, और कहां रखूंगा, F और C के, F और P के बीच में। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु कौन हुआ हमारा, ये हुआ A और ये कौन हुआ B। यहाँ पर सिरे A से चलने वाली दो किरण लेंगे, पहला किरण क्या मान लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो क्या है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण कौन लेंगे, दूसरी प्रकाश किरण हम कौन लेंगे बताओ, यहाँ पर दूसरी प्रकाश किरण जो होगी वो होगी जो है कौन सा, मुख्य दर्पण, मतलब जो कि इससे लंबवत टकराती है। कैसे टकराती है, इससे लंबवत टकराती है। और लंबवत टकराने का कारण क्या होगा, लंबवत टकराने के कारण ये पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। कहां से जाएगी, और ये वक्रता केंद्र C से होकर, तो C को थोड़ा नजदीक कर लेते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। कहां जाएंगी, दूसरे से दूर हटती हुई। ठीक है, और जब इनको हम आगे मिलाएंगे, आगे इनको डैश डैश करके बढ़ाएंगे, तो ये यहां पर एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को यहां पर क्या करेंगे, काटेंगे। अर्थात जो प्रकाश किरणें अपवर्तित परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि दूर हट रही है, आने पर भी नहीं मिलेंगी, दूर हट रही है। और जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो कहां मिलती हैं, ये मिलती है दर्पण के पीछे। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहां से, ये यहां पर मिलती है, मतलब यहां से आते प्रतीत होती है। और ये होगा एक प्रतिबिंब आई, और यहां से लंब खींचेंगे तो बन जाएगा आई डैश, जो कि AB का प्रतिबिंब है। और क्या है, ये सीधा है, मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा, और दर्पण के पीछे, आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। इस प्रकार वस्तु के अवतल दर्पण के सामने वस्तु की 6 स्थितियां होती हैं, और 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का आकार, आकृति, प्रकृति, पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होता है, जिसको अभी हमने इस दर्पण में देखा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगली वीडियो हमारी कल आएगी। कल आपको जो कल हमारी वीडियो होगी वो होगी जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, चलिए।